केंद्र सरकार ने देश को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के नाम से 30 जून तक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित है। इसके अलावा पूरे देश में प्रतिबंधों को 3 चरणों में हटाने का खाका पेश किया गया है। हालांकि देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। 1 जून यानी आज से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और इसके लिए कोई अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि राज्य स्वास्थ्य परिस्थितियों के आकलन के आधार पर आवाजाही नियंत्रित कर सकेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा करने के संबंध में पहले से व्यापक प्रचार करना होगा। यात्री ट्रेनों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी एसओपी के मुताबिक जारी रहेगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी। पहले चरण में 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा ताकि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जा सके और कोविड-19 फैलने से रोका जा सके। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। फीडबैक के आधार पर इस बारे में फैसला जुलाई में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम पर रोक जारी रहेगी। इन गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला तीसरे चरण में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पाबंदी होगी। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है। अनलॉक 1 में दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन दफ्तर में 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करना होगा। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय को अलग अलग घंटों में बांटकर शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। साथ ही विदेशी विमानन कंपनियों को भारत आने जाने वाली उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचना दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने भी अगली सूचना तक अपनी सेवाएं बंद रखने की बात कही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्थान विशेष में लोगों के घूमने फिरने की आजादी को कम ज्यादा किया जा सकता है। चूंकि देश में ही सब सामाजिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अतः ये स्वाभाविक है कि जीवन को संपूर्णता में जीने के लिए हम अपने स्वतंत्र के दायरे के विस्तार का प्रयास करते हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि 25 मार्च के बाद से ही जनता ने कोरोना वायरस को बाहर रखने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से अपने घरों में प्रायः बंद कर रखा था। लंबी बंदी के बाद लोग बाहर निकलेंगे। इस बार प्रतिबंधों की सूची में न केवल कमी की गई है, बल्कि उन्हें मुख्यतः प्रतिबंधित कंफाइनमेंट जोन तक ही समेट दिया गया है।
लेकिन सभी लोगों को इस आजादी का बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 130 करोड़ जनसंख्या के देश में अब सिर्फ 6000 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं, जो कि प्रायः उन 13 शहरों में है जहां पर कुल संक्रमण के 70% केस पाए गए। इनमें 6 प्रादेशिक राजधानियां भी शामिल हैं। शेष अधिकांश जनसंख्या के लिए उनकी आजादी के दायरे में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, जिसमें वे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 18 मई के बाद से लॉकडाउन के दौरान हर दिन संक्रमण की दैनिक संख्या में नई तेजी देखने को मिली। ये बढ़ती संख्याएं बंदी के बाद क्रमशः बाहर निकलने के लिए जरूरी सावधानी के प्रति हमें आगाह कर रही हैं। ये हमें सचेत करती हैं कि आजादी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना होगा, अन्यथा इस आजादी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कोरोना के कारण विगत 2 माह की बंदी ने हमें बताया है कि जीवन कितना बेशकीमती है, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उस पर खतरा आ सकता है और उस खतरे के दौर में जीवन को कैसे जिया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन को सावधानी से जिएं और यही सिद्धांत हमारे आचरण और व्यवहार पर भी लागू होगा। जैसे जैसे हम कोरोना के कारण जीवन में आए व्यवधान से उबरने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में राज्यों की भूमिका सराहनीय रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। 30 जून तक देश के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेंगे, लेकिन 3 चरणों में शुरू होने वाली इन रियायतों को लेकर केंद्र ने राज्यों को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार दिया है। अब दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों को पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि गाजियाबाद, नोएडा में अभी यथास्थिति बनी रहेगी। गुजरात सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब राज्य में 1 जून से सभी पर्यटन स्थल खोल दिए जाएंगे। पहले सप्ताह तक टूरिस्ट मुफ्त में पर्यटन स्थल जा सकेंगे। तीसरे सप्ताह में आधा पैसा देकर पर्यटन स्थल स्वदेशी सामानों की बिक्री होगी। इस पहल से लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के परिजन स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया था। देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन के बाद से फंसे मुसाफिरों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आया है। भारतीय रेल सबसे चुनिंदा इलाकों के लिए 200 ट्रेनों के संचालन के साथ पहले दिन 1.45 लाख लोगों को गंतव्य तक पहुंचाएगी। इनका नाम भले ही स्पेशल ट्रेन है, लेकिन ये पहले से ही लोकप्रिय रही ट्रेनें हैं, जिनमें दुरंतो, संपर्क क्रांति, जनशताब्दी के साथ मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इन स्पेशल गाड़ियों में सफर करने वाले सभी मुसाफिरों को 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना जरूरी है। इसके लिए बनी गाइडलाइंस के तहत सबकी स्क्रीनिंग होगी। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। कंफर्म रेल टिकट से ही उनका प्रवेश स्टेशनों पर हो सकेगा। अगर किसी में कोरोना का लक्षण मिला तो वो यात्रा नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। भारतीय रेल ने मुसाफिरों को इन सुविधाओं को देने के साथ कई और पहल भी की है, लेकिन ये अपील भी की है कि पहले ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा करें। लेकिन इन रेलगाड़ियों के चलने से देश के कई हिस्सों में फंसे मुसाफिरों को अपने ठिकानों तक पहुंचने में बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा 154 देशों को कोविड-19 महामारी से संबंधित चिकित्सा सहायता भी भेजी गई और त्वरित कार्रवाई दल तैनात किए गए। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से 2200 से अधिक भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों से स्वदेश लाया जा रहा है। इसमें से 8 उड़ानें संयुक्त अरब अमीरात से हैं,
6 उड़ानें दुबई से कोच्चि, कोन्नूर, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए निर्धारित हैं। 2 विमान अबू धाबी से कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम आएंगी। इस चरण में भारतीय नौसेना का जहाज जलाश्व श्रीलंका के कोलंबो से 700 भारतीयों को वापस लेकर तमिलनाडु की तूतीकोरिन बंदरगाह पर पहुंचेगा। इसी तरह 700 अन्य भारतीयों को मालदीव के माले से तूतीकोरिन लाया जाएगा। इस अभियान के पिछले चरण में नौसेना 1488 भारतीयों को माले से कोच्चि लेकर आई थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी अधिकारियों की भारत विरोधी गतिविधियों पर पाकिस्तानी उच्चायोग से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। उच्चायोग को 2 टूक कहा गया है कि भारत में रहकर भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी चार्ज डी अफेयर्स से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उसके डिप्लोमेटिक मिशन का कोई सदस्य भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो या ऐसा काम नहीं करे जो किसी राजनीतिक। इस संगठन में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने की योजना है। दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों की बैठक अमेरिका में इसी महीने होनी थी। G7 दुनिया की सबसे बड़ी और संपन्न अर्थव्यवस्थाओं वाले 7 देशों का मंच है। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा शामिल है। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। करीब 19 घंटे के सफर के बाद अंतरिक्ष यात्री ISS पहुंच गए। ये पहली बार हुआ है कि जब किसी निजी कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है। इस मिशन को क्रू डेमो 2 और रॉकेट को क्री ड्रैगन नाम दिया गया। अंतरिक्ष यान ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पेस एक्स के मालिक मस्क, नासा और अंतरिक्ष यात्रियों को बधाई दी है। केरल के बाद मॉनसून के 3 जून तक गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचने की संभावना है। इस बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से मची तबाही के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में तूफान की आशंका जताई है। अरब सागर और लक्षद्वीप पर कम दबाव का क्षेत्र बना है जो आगे बढ़ते हुए चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। ये अगले हफ्ते महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीवा रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में विश्व भर में दुग्ध परंपरागत रूप से हमारे आहार का महत्वपूर्ण अंग रहा है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और डेयरी क्षेत्र की हमारी ग्रामीण की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमूल जैसे सफल सहकारी उद्यमों से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई बल्कि देश की पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है।